2020-21 से अब 7 एरियाज ऑफ फोकस हो चुके हैं। जो 7th एरिया ऑफ फोकस ऐड हुआ है वो है सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और इसीलिए इसे भी अब एरियाज ऑफ फोकस में ऐड किया गया है। बाकी के एरियाज ऑफ फोकस पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, disease prevention and treatment, water and sanitation, basic education and literacy, maternal and child health, economic and community development। तो दोस्तों ये ऐसे फील्ड्स है जिस पे रोट्रैक्टर्स की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए जाए और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला पाए। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक पार्ट। अब हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लब में एज ऑफिस बेरर सर्व कर रहे हैं, फिर वो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, इवन कोई सर्विस का डायरेक्टर हो या कोई नॉर्मल रोट्रैक्टर भी हो। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑफिस बेरर्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, मिस्टर एंड मिस प्रेसिडेंट। दोस्तों इन्हें मैं चिंतामणि के नाम से बुलाता हूँ। रीजन, इन्होंने क्लब की जिम्मेदारी तो संभाल ली, बट अब इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो टेंशन रहता है कि क्लब चलेगा कैसे, प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे, मेंबर्स कैसे आएंगे, कैसे साल भर क्लब को हैंडल करेंगे। तो बहुत ही भारी भरकम टेंशन इनके ऊपर साल भर रहता है, और इसीलिए जो ज्यादातर प्रेसिडेंट्स होते हैं रोट्रैक्ट क्लब के, वो यही चिंता में साल भर अपना टाइम गुजारते हैं। तो आइए इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं। सो एज अ प्रेसिडेंट सबसे पहला काम तो है कि आप अपने क्लब की बॉडी फॉर्म करें, क्लब ऑफिसर्स अपॉइंट करें, और ना सिर्फ अपॉइंट करें बल्कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डेलीगेट करें कि उनका काम क्या है, क्या उनका रोल रहेगा आने वाले साल में, क्या काम उन्हें करना होगा, ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने क्लब ऑफिसर्स को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताओगे तो क्या काम करना है वो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें कि क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उन्हें काम करना है, ताकि साल भर वो अच्छे तरह से अपनी ड्यूटी को निभा पाए। साथ ही मीटिंग्स को कंडक्ट करना इफेक्टिव वे में, एजेंडा के साथ, ये बहुत जरूरी है। आज भी हम देखते हैं कि काफी सारे रोटरैक्ट क्लब्स है जो टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट नहीं करते हैं। दोस्तों आई नो वीकली मीटिंग लेना हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन आप हर 15 डेज में मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं ताकि क्लब बॉन्डिंग बनी रहे, साथ ही साथ कुछ नए नए आइडियाज आप लोगों के पास आए, और एक हम बोलते हैं ना कि टीम दिखने चाहिए। तो वो पॉसिबल कब होता है, जब आप टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो आज आपके पास ऑप्शन है कि आप वर्चुअली मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो प्रेसिडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम मीटिंग्स होनी चाहिए। इसके अलावा क्लब मेंबर्स को एनकरेज करना कि वो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो। इसके लिए प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाया जा सकता है क्लब मेंबर्स को। भले ही मेंबर्स के पास कोई पोस्ट ना हो, लेकिन अगर हम उन्हें इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोजेक्ट इंचार्ज बना सकते हैं। सपोज हम ब्लड डोनेशन कैंप ले रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप की जिम्मेदारी हमने किसी रोट्रैक्टर को दे दी क्लब के, तो उसे भी लगता है कि हाँ हमारा भी इंपॉर्टेंस है क्लब में, हमें भी कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ डिसीजंस लेने में भी हम क्लब मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उन्हें स्पेशल फील हो। तो ये तरीके हैं दोस्तों जिस तरह से हम लोग क्लब मेंबर्स को क्लब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखना भी जरूरी है कि हम रोट्रैक्ट क्लब को बिलोंग करते हैं और प्रोफेशनल एंड लीडरशिप एक्टिविटीज टाइम टू टाइम क्लब में होते रहे, और वो भी सक्सेसफुली। इसके अलावा हम जो सर्विस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनसे कम्युनिटी को एक्चुअल में फायदा हो रहा है कि नहीं, ये भी हम लोगों ने देखना चाहिए। तो एज अ प्रेसिडेंट ये जिम्मेदारी है हम लोगों की कि हमने क्या क्या काम करना चाहिए। इसी के साथ क्लब में मेंबरशिप को मॉनिटर करना कि मेंबर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं क्या, अगर कम हो रहे तो कम क्यों हो रहे हैं, ये प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए, और उसके ऊपर उसने सॉल्यूशंस भी निकालने चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो क्लब का प्रेसिडेंट है उसने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड तो है लेकिन डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं।
ना हम ZRR के कांटेक्ट में है, ना हम डायरेक्टर के कांटेक्ट में है, ना हम DRR के कांटेक्ट में है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के कांटेक्ट में रहे। साथ ही जो हमारे क्लब एडवाइजर है, जो रोटरी से हो सकते हैं, उनके हम कांटेक्ट में रहें। RCC भी एक पोस्ट होती है जो रोटरी में, जो रोट्रैक्ट और रोटरी में लिंक का काम करते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। साथ ही बाकी रोटेरियंस के साथ भी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्पेशली जो यूनिवर्सिटी बेस्ड क्लब्स है, कॉलेज के अंदर जो रोट्रैक्ट क्लब्स फॉर्म हुए, उनके प्रेसिडेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कॉलेज के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर या टीचर इंचार्ज के साथ प्रॉपर वे में कंसल्टेशन रखे, उनके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करें, उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज जो आप क्लब में लेना चाहते हो उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। अगर क्योंकि वहां पे रिलेशन खराब हुआ तो क्लब एक्टिविटी पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो क्लब का फेस है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है यहाँ पे। साथ ही rotary.org पे टाइम टू टाइम क्लब इंफॉर्मेशन और मेंबरशिप डेटा को अपडेट करना, ये भी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। सो एज अ प्रेसिडेंट काफी सारी चीजें हैं जो क्लब प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है, जिसे उसे पूरी तरह से निभाना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सेकंड ऑफिस बेरर, वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों उसको मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सब टाइटल दिया है, कूल एज क्यूक्यूम्बर। उसका रीजन है, अब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो ये सोचता है चलो भैया मैं बच गया, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ तो मेरे ऊपर ज्यादा लोड नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही मस्त मौला रहता है। कुछ काम दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भाई आराम कर रहे हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के पास भी कुछ जिम्मेदारियां होती है जो उसे फुलफिल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखिए, अगर प्रेसिडेंट कोई रीजन की वजह से मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो उस मीटिंग को प्रिसाइड करना ये काम वाइस प्रेसिडेंट का होता है। साथ ही हो सकता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स दे और कुछ इंपॉर्टेंट काम दे, जिसको करने की जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट की रहती है। साथ ही जो क्लब के गोल्स हैं, क्लब की एक्टिविटीज हैं, वो प्लान्ड वे में चल रही है कि नहीं, ये देखना भी वाइस प्रेसिडेंट का काम है। तो सिर्फ पोस्ट लेकर बैठ जाना ये काम नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट का। और उसने ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जब तक प्रेसिडेंट है मेरी क्या जरूरत, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। वो प्रेसिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है क्लब के अंदर, और उसने उसी तरह से उसे निभाना भी चाहिए। इसके साथ अगर कोई रीजन से प्रेसिडेंट एक्टिव नहीं है क्लब में, तो वहां पर उसकी जगह लेने का काम वाइस प्रेसिडेंट करता है। अब हो सकता है कोई रीजन से, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज या एग्जाम का टेंशन जो भी हो, अगर प्रेसिडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का रोल बढ़ जाता है। और साथ ही साथ एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स मेंटेन करके रखना कि आने वाले समय में हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज ले सकते हैं, ये काम भी वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है। तो दोस्तों ये था काम वाइस प्रेसिडेंट का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के थर्ड ऑफिस बेरर, सेक्रेटरी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेक्रेटरी के काफी सारे हाथ होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मल्टीटास्कर है, अलग अलग टास्क, अलग अलग काम एक ही टाइम पे सेक्रेटरी को करने पड़ सकते हैं। और दोस्तों एक क्लब की जान, एक क्लब का सोल उसका सेक्रेटरी होता है। जितना एफिशिएंट और जितना मेहनती सेक्रेटरी अगर रहेगा, उतना ही सक्सेसफुल काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो आइए हम देखते हैं सेक्रेटरी के क्या क्या काम है। सबसे पहले तो सेक्रेटरी का काम है कि वो क्लब फंक्शनिंग में इफिशिएंटली हेल्प करे, कि क्लब में एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो, क्लब वर्किंग अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में सेक्रेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि मैंने बोला, सेक्रेटरी खुद एक वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्लब की बैंड बजने में टाइम नहीं लगेगा। सो उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अब क्या क्या काम होते हैं एक सेक्रेटरी के, क्लब के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, सारे मतलब मेंबरशिप से लेके जो भी अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं क्लब के अंदर, मीटिंग की अटेंडेंस लेना, देन ड्यूज के पेमेंट्स हुए कि नहीं, मेंबर्स ने ड्यूज पे किए कि नहीं वो देखना। साथ ही क्लब का जो चार्टर है उसे संभाल के रखना, बजट्स
एंड रिपोर्ट्स ये अपने पास प्रॉपरली संभाल के रखना, ये सारी जिम्मेदारी एक सेक्रेटरी की होती है। और प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच रही है कि नहीं, ये देखना भी काम सेक्रेटरी का होता है। साथ ही क्लब और मेंबर की इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाना और आरआई पे अपडेट्स हो रही है कि नहीं, ये चीजें भी देखना। साथ ही साथ जो भी क्लब मीटिंग्स होती है उसके मिनट्स रिकॉर्ड करना, मिनट्स को लिखना, ये काम भी सेक्रेटरी का होता है। समरी लेना ऑफिसर से, कमिटीज से, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट इंचार्ज हम लोग बनाते हैं या कोई डायरेक्टर होता है जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता है, तो उससे रिपोर्ट्स की समरीज लेना, टाइम टू टाइम उससे इंफॉर्मेशन लेना, ये बहुत जरूरी है। और जो भी मीटिंग के नोटिस है वो क्लब मेंबर्स तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। काफी मेंबर्स का ये बहाना होता है कि हमें तो पता ही नहीं चला मीटिंग थी, हमें तो बोला ही नहीं गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मीटिंग का जो नोटिस है वो कम्युनिकेट किया जाए क्लब मेंबर्स के साथ। तो ये काम है दोस्तों एक सेक्रेटरी के। अब हम बढ़ते हैं हमारे खजिनदार की तरफ, हमारे कुबेर, ट्रेजरर। उसे हम फिनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लब में फंड्स आने से लेकर क्लब से फंड्स जो जाते हैं वो सब चीजों को देखने का काम एक ट्रेजरर करता है। तो इसीलिए उसको हम अकाउंटेंट इन ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं उसका क्या काम है। सबसे पहले एक अच्छे ट्रेजरर के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ही शुड बी ऑनेस्ट एंड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो क्लब में जिसके ऊपर हम भरोसा दिखा सकते हैं कि जो पैसे में गड़बड़ी नहीं करेगा और जो हिसाब किताब अच्छे से रख सकता है, उसी पर्सन को ट्रेजरर बनाना चाहिए। साथ ही उसके काम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली मेंटेन करना, देन मेंबर्स से ड्यूज कलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो डिफिकल्ट भी है, खासकर ये कोरोना के पीरियड में, कि टाइम टू टाइम वो फॉलो अप लेते रहे और मेंबर्स से ड्यूज कलेक्ट करें। साथ ही जो फंड रेजिंग प्रोजेक्ट्स हुए हैं उससे जो भी प्रोसीड्स आए हैं, जो भी पैसा आया है, उसे कलेक्ट करना, ये ट्रेजरर का काम है। हम देखते हैं काफी क्लब्स में प्रेसिडेंट ही सारा काम करता है। वो अपना ही गूगल पे या फोन पे का नंबर दे देता है, प्रोजेक्ट की शुरुआत भी वही करता है, फंड्स भी प्रेसिडेंट के पास कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेजरर बनाया है तो ये काम ट्रेजरर का है कि सारे फंड्स उसके पास कलेक्ट हो और जो भी खर्चे होते हैं उसका पेमेंट भी ट्रेजरर के पास से हो। तब एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें होती है क्लब के अंदर। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने ट्रेजरर बनाया है तो उससे आप काम भी निकलवाइए, ठीक है। इसके साथ क्लब के अलग अलग खर्चे, एक्सपेंसेस जो होते हैं प्रोजेक्ट्स के दौरान, इवेंट्स के वक्त, उसका रिइंबर्समेंट करना, ये काम भी ट्रेजरर का होता है। साथ ही रिकॉर्ड मेंटेन करना, कितना पैसा आया, कितना पैसा क्लब से गया, ये प्रॉपरली रखना ट्रेजरर का काम है। साथ ही जो भी छोटे से छोटा बिल, इनवॉइस या वाउचर होगा, खर्चे से लेकर पेमेंट से लेकर, उसे भी उसने अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। जब तक अगला ट्रेजरर अपॉइंट नहीं होता अगले साल का, तब तक उसने ये सारी चीजों को अपने पास रखना है। बाद में वो अपने रिकॉर्ड्स को हैंड ओवर कर सकता है। तो दोस्तों ट्रेजरर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम करें रोट्रैक में। जिसको भी आप ट्रेजरर अपॉइंट कर रहे हैं, आप उससे प्रॉपर वे में काम निकलवाइए, तो तभी वो चीजें अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अब दोस्तों हम कमिटीज की बात करेंगे। हम देखते हैं कि क्लब में हम अलग अलग कमिटीज फॉर्म करते हैं। कमिटीज इन द सेंस अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से हम लोगों ने डायरेक्टर या इंचार्ज अपॉइंट किए हुए रहते हैं, तो उसी आधार पे ये कमिटीज बनती है। अब जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, सबने मीटिंग बुला तो ली बट कोई बोलने को तैयार नहीं है। बहुत सी बार कमिटी में भी ऐसी ही हालत होती है। अब अगर हम बात करें कमिटीज की, सो क्लब प्रेसिडेंट के अप्रूवल से और उसके साथ बोर्ड में जो डिस्कशन हुआ है उसके बाद हम अलग अलग कमिटीज फॉर्म करते हैं। जो मैंने आपको एवेन्यूज ऑफ सर्विस बताए थे, उसके हिसाब से 4 कमिटीज जनरली फॉर्म होती है। क्लब सर्विस कमेटी, कम्युनिटी सर्विस कमेटी, इंटरनेशनल सर्विस कमेटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी। अगर रोट्रैक्टर्स ज्यादा है आपके क्लब में तो आप कमिटीज फॉर्म कर सकते हो। अगर आपके रोट्रैक्ट क्लब में ज्यादा मेंबर्स नहीं है तो आप सिर्फ ये अलग अलग एवेन्यूज के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और एडिशनल कमेटी होनी चाहिए तो वो भी आप टाइम टू टाइम अपने क्लब में
फॉर्म कर सकते हो। सो आइए हम कुछ कमिटीज के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो डायरेक्टर होता है वो इसी तरह से हमेशा आवाज लगाते रहता है कि भैया चलो प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है। एक प्रोजेक्ट को का आइडिया आने से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आइए हम कुछ डायरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर। तो दोस्तों, प्रोफेशनल डेवलपमेंट या वोकेशनल सर्विस की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला था, करियर स्किल्स को एनहांस करने का काम या प्रोजेक्ट्स इस एवेन्यू के अंडर आते हैं। कम्युनिटी सर्विस की बात की तो जो कम्युनिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हम करते हैं वो हम कम्युनिटी सर्विस में कंसिडर करते हैं। तो क्या काम है इनका? सबसे पहले आइडियाज कलेक्ट करना, अपने क्लब मेंबर्स से सजेशंस लेना कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स, क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग क्लब के अंडर ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। फिर वो आइडियाज आने के बाद उनका रिव्यू करना कि क्या वो पॉसिबल है और प्रॉपर प्लानिंग उसकी करना। उसके बाद उसके लिए लीड लेना, ऑर्गेनाइज करना और वो एक्टिविटी या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। तो ये काम डायरेक्टर्स का होता है, खासकर यहाँ पे प्रोफेशनल और कम्युनिटी सर्विस की हम बात कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करें, बी इट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी इट एनी अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके शहर में, आपके गांव में अच्छा काम कर रही है। आप उनके साथ जॉइंटली कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका रीच भी बढ़ता है और इवन हो सकता है कि आपको रिसोर्सेज मिलने में भी हेल्प हो जाए। तो ये चीज डायरेक्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि वो जब प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे हो पाए और अच्छे से वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सर्विस डायरेक्टर, ये एवेन्यू का जो डायरेक्टर होता है इंटरनेशनल सर्विस का, उसके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम काफी क्लब्स में देखते हैं कि सिर्फ नाम मात्र के लिए इंटरनेशनल सर्विस डायरेक्टर बनाए जाते हैं, बट इसका काम बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्लब मेंबर्स से वो सजेशंस ले सकता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं जिससे आज की नीड्स को हम फुलफिल कर पाए और सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करें। हम उसके रिव्यू कर सकते हैं एक्टिविटीज को, हम प्लान कर सकते हैं कि क्या हम एक्टिविटी ले सकते हैं, क्या हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। साथ ही उसके ऊपर लीड लेना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराना, ये काम भी सर्विस डायरेक्टर का है। साथ ही दोस्तों, एडिशनल एक्टिविटीज क्या क्या हम ले सकते हैं ताकि हम एक इंटरनेशनल बॉन्डिंग डेवलप कर पाए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रोट्रैक्टर से, दूसरे कंट्री के रोट्रैक्टर से हम कैसे जुड़े, इसके ऊपर आईएसडी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सिस्टर क्लब, ट्विन क्लब एग्रीमेंट्स, इसके ऊपर भी इंटरनेशनल सर्विस डायरेक्टर ने काम करना चाहिए। फ्रेंडशिप एक्सचेंज जो हम कर सकते हैं रोट्रैक में, उसके ऊपर भी उसका फोकस होना चाहिए। तो जो भी इंटरनेशनल सर्विस डायरेक्टर से क्लब में, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो आईएसडी है सौरभ सिंह जरियाल, उनसे कांटेक्ट करें। किस तरह से आप अपने क्लब में इंटरनेशनल सर्विस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, उनका आइडिया आप उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंटरनेशनल सर्विस डायरेक्टर का पार्ट। देन क्लब सर्विस डायरेक्टर, विद इन द क्लब क्या एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने मेंबर्स को एनकरेज करने के लिए, मेंबर्स की स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो क्लब सर्विस डायरेक्टर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो उसने स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, किस तरह से नए मेंबर्स को रिक्रूट किया जाना चाहिए, और जो मेंबर्स ऑलरेडी है उन्हें हम एक्टिव कैसे रख सकते हैं। अभी हम लॉकडाउन में, क्यों ना हम अंताक्षरी का एक इवेंट रखें, क्यों ना हम ऑनलाइन कोई गेम कंडक्ट करें रोट्रैक्टर्स के लिए हमारे क्लब के, जिससे वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स क्लब सर्विस डायरेक्टर कर सकता है। साथ ही क्लब एक्टिविटीज को पब्लिसाइज करना, मतलब मेंबर्स को बताना कि क्लब में ये काम हो रहा है। नहीं वो मैसेज पढ़ते हैं, व्हाट्सएप इग्नोर करते हैं, तो आप उन्हें कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि हमने ये एक्टिविटी ली, हमने ये प्रोजेक्ट लिया, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, जिससे वो मेंबर को फील होगा कि हाँ, हमें भी पूछा जा रहा है। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हम सिर्फ मेंबर बना के उन्हें क्लब में एक शोकेस की तरह प्रेजेंट करते हैं, बट उनसे काम नहीं लेते या उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो क्लब सर्विस डायरेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसके साथ एक्टिविटीज प्लान करो जिससे आप ज्यादा सोशलाइज हो पाओ, नेटवर्किंग को बढ़ावा मिले। अब जैसे हम, ठीक है अभी लॉकडाउन में है, बट जहाँ पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत
गेट टुगेदर रखना चाहिए, भले ही कोई कैफेटेरिया में या होटल में हम शॉर्ट गेट टुगेदर रख सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्लेस पे हम मिल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जब हम जितना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, उतना ही हमारा टीम का बॉन्डिंग बढ़ता है। तो ये काम क्लब सर्विस डायरेक्टर का है। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ में लीड लेना, उसे ऑर्गेनाइज करना और इम्प्लीमेंट करना, ये काम क्लब सर्विस डायरेक्टर का है। सो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो कमिटीज थी जो क्लब में बनती है उसके ऊपर था बात। अब हम देखते हैं सार्जेंट एट आर्म्स। दोस्तों, ये पोस्ट के बारे में काफी कम लोगों को पता है, और काफी क्लब्स में तो ये पोस्ट दी भी नहीं जाती है, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक जस्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको समझेगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। जो भी क्लब प्रेसिडेंट्स होते हैं, जब वो कोई इवेंट में या मीटिंग में कॉलर पहन के मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें वो कॉलर पहनाने का काम क्लब में सिर्फ एक पर्सन है जिसको दिया जाता है, सर्जेंट एट आर्म्स को। सो इससे उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रोटरैक क्लब। और जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, जो वो छड़ी लेके खड़ा है ना पीछे, दैट इज सर्जेंट एट आर्म्स। वो ये देखता है कि सब चीजें प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना क्लब में ये इसकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम इनका काम देखें, सबसे पहले तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो खुद डिसिप्लिन होना चाहिए। जब वो डिसिप्लिन में रहेगा तब वो बाकियों को रख सकता है। सो इसीलिए एक सार्जेंट एट आर्म्स, एक प्रॉपर कैंडिडेट को रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मीटिंग के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन हो, टाइम पे लोग मीटिंग ज्वाइन करें, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्लब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ये उसने देखना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं क्लब में अलग अलग फील्ड के अलग अलग बैकग्राउंड के रोट्रैक्टर्स आते हैं, तो काफी बार क्लब में डिस्प्यूट्स भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करना, ये काम प्रेसिडेंट के साथ सार्जेंट एट आर्म्स बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। इसके अलावा क्लब में कोई गलत एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, ये देखना भी सार्जेंट एट आर्म्स का काम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक रोट्रैक क्लब है, उस क्लब में कोई एक लड़का है जो क्लब की ही किसी रोट्रैक्टर लड़की को छेड़ रहा है, या कुछ तो भी उसने कोई गलत एक्टिविटी की, तो यहाँ पे सार्जेंट एट आर्म्स वहाँ पे टफ कॉल ले सकता है और प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट कर सकता है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। सो काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक सार्जेंट एट आर्म्स का। इसके अलावा क्लब के जो भी एसेट्स है, क्लब की जो भी प्रॉपर्टीज होगी, छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, वो सबको उसका प्रॉपर केयर लेना, रिकॉर्ड्स का प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं ये देखना, ये काम भी सार्जेंट एट आर्म्स का है। साथ ही जो रिकॉर्डिंग है और बेसिकली अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना और उसे मेंटेन करना, ये काम भी सार्जेंट एट आर्म्स का होता है। वो करने के बाद वो रिपोर्ट सेक्रेटरी को हैंड ओवर करता है। तो दोस्तों, इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्लब में इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उन्हें रिजॉल्व करने में एक सार्जेंट एट आर्म्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके बाद ये हमारे लास्ट ऑफिस बेरर है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। इन्हें हम इमेज मेकर बोल सकते हैं। कोई भी क्लब की इमेज बनाना या बिगाड़ना, ये क्लब के हाथ में होता है। लेकिन क्लब में अगर किसी पर्सन के पास ये जिम्मेदारी जीत दी जाती है, तो वो है पीआरओ। दोस्तों, हम कोई भी काम करें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसको पब्लिक के बीच में लाना बहुत जरूरी है। बीट सोशल मीडिया, बीट एनी फिजिकल फॉर्म, न्यूज़पेपर हो या बैनर्स, होर्डिंग्स हो, या इवन फोन कॉल्स, तो ये सारा काम पीआरओ का होता है। सो क्लब की इमेज तैयार करना इसी के हाथ में है। तो क्लब के एक्टिविटीज को पब्लिसाइज करना, ये काम पीआरओ का है। साथ ही कोई भी इवेंट के पहले या इवेंट के बाद प्रेस नोट्स प्रिपेयर करना, ये काम पीआरओ के अंडर आता है। हम काफी बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं या हम न्यूज़ देने का सोचते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पीआरओ को उठानी होती है। साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इमेजेस पोस्ट करना, इवेंट डिस्क्रिप्शंस डालना, ये काम सब पीआरओ का होता है। तो जैसे मैंने बोला, रोट्रैक के अंडर जो भी एक्टिविटीज आप करते हो, उसे पब्लिसाइज करने का काम पीआरओ करता है। तो जो पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, जिसे अच्छा लगता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, उसे आप इसके लिए अपॉइंट कर सकते हो।
साथ ही उसे थोड़ा आप नॉलेज भी दो किस तरह से रिपोर्ट्स बनाना, ताकि वो न्यूज़पेपर्स के लिए भी रिपोर्ट्स फॉर्म कर सके। नहीं आती है तो वो सेक्रेटरी की मदद ले सकता है रिपोर्ट फॉर्म करने में, और न्यूज़पेपर में भी हम अपने प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ या एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था काम पीआरओ का। इसके अलावा और भी जो अलग अलग पोस्ट हम क्लब में देखते हैं, ब्लड डोनेशन चेयर हो सकता है, लिटरेसी कमेटी का चेयर हो सकता है, स्पोर्ट्स चेयर हम बना सकते हैं, जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, और इवन गर्ल्स के लिए अलग से कमेटी हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पोस्ट है जो क्लब के डेमोग्राफिक पे डिपेंड करेगा, क्लब में कितने रोट्रैक्टर्स है, और ज्यादा रोट्रैक्टर्स है तो आप ज्यादा अलग अलग पोस्ट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्लब ऑफिसर्स। अब हम कुछ जनरल क्लब के लिए जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसकी बात करते हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या हमने करना चाहिए और क्या हमने नहीं करना चाहिए। सो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रोट्रैक में अगर हम हैं तो हमने फॉलो करना भी चाहिए और शायद ना भी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप कोई रोट्रैक क्लब में ज्वाइन हो रहे हो तो आप वहां पे अवेलेबल रहो। ये बोल के काम नहीं चलेगा, आज मैं बिजी हूँ, आज मुझे काम है, आज मैं टाइम नहीं दे सकता, मेरे दूसरे भी कमिटमेंट्स है। अगर आप रोट्रैक का हिस्सा बने हो तो आपने उसके लिए काम भी करना चाहिए। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तो रोट्रैक से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने रोट्रैक ज्वाइन किया है, कोई भी रीजंस है, वो रीजंस अगर आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी देना भी जरूरी है। सो प्लीज फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे जितने भी है कि आप अपने आप को अवेलेबल करिए रोट्रैक के लिए, तब जाके आपका क्लब और आपके खुद के अंदर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ हम क्लब में मेंबर बन के आ गए इज नॉट इनफ। आप लोगों के लिए ये भी जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप पूरा भी करें। बहुत सी बार होता है कि हम कोई काम ले लेते हैं बट वो काम को पूरा नहीं करते हैं, बाद में झक मार के प्रेसिडेंट को वो काम पूरा करना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज के लिए कमिटमेंट दी है तो उसे फुलफिल भी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो या पंक्चुअली आप वो चीजों को हैंडल नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। सही चीज सही टाइम पे होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, रोट्रैक्ट आपको ये चीज बहुत अच्छे से सिखा सकता है कि एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम गेस्ट को बुलाते हैं। इवन हम चाहते हैं कि गेस्ट टाइम पे आए, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी खुद टाइम पे वहां पे पहुंचे, फिर वो कोई भी मेंबर हो या ऑफिस बेरर। तो पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये चीजें आप सभी ने फॉलो भी करनी चाहिए। देन पोलाइट रहना। फ्रेंड्स, रोट्रैक्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप वॉलंटरीली उसका हिस्सा बनते हो। ना किसी ने आपको जबरदस्ती लाया है, ना ही कोई आपका यहाँ पे बॉस है, ना ही कोई किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है रोट्रैक में लाके। तो दोस्तों, कोई भी ऑफिस बेरर हो या नॉर्मल रोट्रैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि आप पोलाइट वे में बिहेव करें। जब भी आप बात करते हैं उससे एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। आप सब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो जहाँ पे आप सब एक स्टेटस पे हो, एक लेवल पे हो। तो इसीलिए पोलाइटनेस होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे से बात करेंगे सामने वाले से, तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी बात सुनेगा, और शायद वो आपका काम भी करके दे दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज लाना, इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू प्रोजेक्ट सोचना, ये बहुत जरूरी है। अभी हम लॉकडाउन में हैं, काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने लिए हैं जिसमें कुछ क्रिएटिव था, कुछ नयापन था। तो दोस्तों, ऐसा ही करते रहना है हमें। ऐसा नहीं कि एक बार किया और रुक गए। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कॉमनली सब करते हैं, बट इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बाकी से हटके हैं, ये करना भी बहुत जरूरी है। देन फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि क्लब में सिर्फ प्रेसिडेंट ही लीडर नहीं होता। हर एक रोट्रैक्टर जो इस क्लब में शामिल हुआ है वो एक लीडर है अपने मायने में। वो किसी को भी इंस्पायर कर सकता है, वो किसी को भी किसी में भी चेंज ला सकता है। उसका भी अपना विजन हो सकता है, गोल हो सकता है,
और वो सबको साथ में लेकर चल सकता है। तो दोस्तों, हर एक रोट्रैक्टर अपने आप में लीडर है, और ये बात आपको समझना जरूरी है कि आप भी लीडर है, सिर्फ प्रेसिडेंट लीडर नहीं है। जब आप खुद को लीडर समझेंगे ना, तब आप एक्टिवली रोट्रैक में काम कर पाएंगे। सो दोस्तों, कोशिश कीजिए अपने आप को लीडर मान के काम करने की। तब आपको फील होगा कि यार नहीं, मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कभी नहीं सोचना कि मैं सिर्फ मेंबर हूँ, तो मेरे को तो ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपने आप को एज अ लीडर सोचोगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि कितने अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ दोस्तों, क्लब में टीम वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो आपको टॉप में वो पर्सन दिख रहा है, वो दूसरों के कंधों पे पैर रख के आगे बढ़ा है, और वो कंधे किसके हैं? हमारे क्लब के रोट्रैक्टर्स के। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप सब टीम एज अ टीम काम करें। जब हम टीम में काम करते हैं ना दोस्तों, उसका मजा अलग है, और हम ज्यादा गोल्स और ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। सो टीम वर्क इज की टू सक्सेस। इसके अलावा जो भी ऑफिस बेरर्स हैं, इवन खासकर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मेंबर्स की बातें सुने, भले ही वो फालतू क्यों ना हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन आप ये बताएं कि हाँ, हम हैं आपकी बात सुनने के लिए। क्योंकि जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना दोस्तों, रोट्रैक क्लब सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि क्लब में मेंबर्स की भी सुनी जाए, भले उनकी कंप्लेंट्स हो, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो, फिर वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो, बट हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रोट्रैक्टर्स की बात सुने, और उसके ऊपर उन्हें प्रॉपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें। जब जाके वो कहीं ना कहीं मेंबर्स जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और क्लब के साथ हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक द फीडबैक, टू लिसन देम। जैसे मैंने बोला, टू वे कम्युनिकेशन दोस्तों, सिर्फ एक बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं, काम नहीं चलेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दोनों तरफ से बोलना बहुत जरूरी है, और ये पार्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मुझे लगता है हम सभी रोट्रैक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो गॉसिप्स। क्लब में गॉसिप की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप अपना काम कीजिए जिस काम के लिए आप रोट्रैक में आए हैं, और फालतू की बकवास करना, एक दूसरे की चुगली लगाना, इससे क्लब का माहौल खराब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए कि गॉसिप्स करना बंद कीजिए, और काम पे ध्यान दीजिए। जो आप टाइम और एफर्ट्स गॉसिप में लगाते हैं, अगर आप वो अपने रोट्रैक के और पर्सनल लाइफ में लगाएंगे, तो उतना ही आप लोगों का डेवलपमेंट होगा। और फ्रेंड्स, ये सबसे आखिरी डूज एंड डोंट्स में, कीप योर ईगो अवे। हमारा ईगो, ये हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है, या प्रॉब्लम्स की शुरुआत भी करता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हम अपना ईगो को साइड में रखें। जब हम रोट्रैक में आए हैं, भले ही हम कोई भी कास्ट को बिलोंग करते हो, रिलीजन को बिलोंग करते हो, जेंडर को बिलोंग करते हो, हम अमीर घर से, गरीब घर से, मिडिल क्लास फैमिली से है, हम सब रोट्रैक में एक लेवल पे हैं। बी इट प्रेसिडेंट, बी इट अ नॉर्मल रोट्रैक्टर। तो ईगो की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और अगर कोई रीजन से किसी का कोई इशू हो भी गया है, तो ये हम सब ने ध्यान रखना है कि हम ईगो को साइड में रख के चीजें वापस से रिजॉल्व करें। जैसे हम अपने घर में देखते हैं, झगड़ा हो जाता है और बाद में हम वापस से सुलझा के साथ भी आ जाते हैं। तो क्यों ना हम क्लब में भी ऐसे ही करें। क्लब हमारे लिए एक फैमिली है, और उसे संभालना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स जो आप सभी ने फॉलो करना चाहिए। और अगर आप ये फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई भी सीमाएं हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन है। आप नई नई ऊंचाइयां क्लब लेवल पे, रोट्रैक में और पर्सनल लाइफ में हासिल कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट दोस्तों, ये लॉकडाउन के सिचुएशन में एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, और हम हमारे क्लब में अलग अलग टाइप के रोट्रैक्टर्स देखते हैं, और उन रोट्रैक्टर्स को मैंने यहाँ पे, जिस तरह से हम लोग मास्क पहनते हैं, उस हिसाब से थोड़ा पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। आप देखते हैं रोड पे अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप के मास्क पहनते हैं, पैटर्न अलग रहता है, कोई कान पे लगाता है, कोई गले पे लगा के घूमता है। तो उसी तरह से हमारे रोट्रैक्टर्स के टाइप्स है।
सो दोस्तों, ये देखिए पहला रोट्रैक्टर का टाइप कान पे लगा के रखा है। ये जो कान पे लगा के रखते हैं ना मास्क को, ये सिर्फ नाम के लिए लगा के रखता है कि भैया हाँ हमने मास्क पहना है। वैसे ही हमारे रोट्रैक्ट में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए है, काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ दिखावा कि भैया मैं तो रोट्रैक का मेंबर हूँ, मैंने तो रोट्रैक ज्वाइन किया है, काफी सालों से मैं रोट्रैक में हूँ। करते कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ लोगों के सामने डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना और काम कुछ नहीं करना। तो ये पहला टाइप के रोट्रैक्टर्स, और आप सब एग्री करेंगे हर क्लब में ऐसे टाइप के रोट्रैक्टर्स जरूर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए हमारे दूसरे, इनका मास्क कभी नाक पे नहीं रहता, एक्सक्यूज देंगे कि भैया सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे ही हमारे रोट्रैक्टर्स भी रहते हैं जो हमेशा एक्सक्यूज के साथ रेडी रहेंगे। कुछ भी काम बोलो, नहीं 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 आज तो पॉसिबल नहीं, आज मेरी क्लास है, कुछ कोई इवेंट में जाना है, भाई 2 दिन में एग्जाम है, पढ़ाई कुछ नहीं की है, मेरे को पढ़ाई करनी है। फिर कभी घर का काम आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी बिजनेस, कभी ऑफिस। तो ऐसे रोट्रैक्टर्स भी है हर क्लब में जो हमेशा एक्सक्यूज के साथ रेडी रहता है, और प्रेसिडेंट जब भी फोन करेगा तो उसे कोई ना कोई एक्सक्यूज देके वो निकल जाता है। तो ये हमारा सेकंड टाइप रोट्रैक्टर्स में। थर्ड दोस्तों, ये मास्क देखिए गले पे लगा के रखा है, जैसे गले में फंदा लगाते हैं वैसे ये मास्क लगा के घूमते हैं। ये जबरदस्ती वाले रोट्रैक्टर्स है दोस्तों। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने इसे अपने क्लब में लेने के लिए बुला लिया हो कि भाई चल ज्वाइन कर, अच्छा लगेगा, आके देख क्लब में। तो भाई जबरदस्ती आ तो गए क्लब में, लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं है काम करने की या कोई चीज में इन्वॉल्व होने की, तो जबरदस्ती बर्डन बन के रहते हैं। और ऐसे लोगों की दोस्तों रोट्रैक में कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप में से भी कुछ ऐसे हैं जो जबरदस्ती आए ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये रोट्रैक से बाहर निकल सकते हैं। तो गाइस, ये तीसरे टाइप रोट्रैक्टर्स में। चौथे, ये तो हर क्लब की जान होते हैं, गॉसिप किंग और क्वीन, जो मास्क तो लगाते हैं लेकिन उनका मुंह हमेशा चालू रहता है। तो दोस्तों, ऐसे टाइप के जो रोट्रैक्टर्स है ना, ये काम कुछ नहीं करते, लेकिन हर काम में गलतियां निकालना ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। जैसे हम शादी में देखते हैं ना, फूफा जो रहते हैं वो कभी खुश नहीं होते, कोई ना कोई गलती निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे, या इनको भाई रिस्पेक्ट नहीं दी, इनको काम नहीं दिया, इनको बताया नहीं, तो ये नाराज हो जाते हैं। तो वैसे ये रोट्रैक्टर्स है हमारे दोस्तों। प्रेसिडेंट ने हमको क्यों नहीं बोला, प्रेसिडेंट हमसे बात क्यों नहीं की, हमारी तो कोई इमेज ही नहीं है, हमारे तो कोई रेपुटेशन ही नहीं है क्लब में। तो ऐसे जो रोट्रैक्टर्स होते हैं ना, दे आर अ बर्डन ऑन रोट्रैक्ट। सो इनके वजह से प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और दोस्तों, ऐसे रोट्रैक्टर्स आपको हर क्लब में देखने को मिलेंगे। अब हमें बनना कैसा है, हमें ये आइडियल रोट्रैक्टर बनना है दोस्तों, जो मास्क को सही ढंग से लगाए, पूरा अपना चेहरा कवर करे, जिससे हम किसी दूसरे को, अगर कोरोना का कुछ इम्पैक्ट है भी, तो वो दूसरे को पास ऑन ना करे। और वैसे ही दोस्तों, हम लोगों को भी ऐसा एक रोट्रैक्टर बनना है कि हम रोट्रैक मूवमेंट को सपोर्ट करें, अपना भी डेवलपमेंट करें, साथ में क्लब को फायदा पहुंचाएं। तब जाके हम अपने क्लब के लिए, अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये आइडियल रोट्रैक्टर बनना है, जब जाके आप लाइफ में या रोट्रैक में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रोट्रैक्टर। जाते जाते कुछ इमेजेस है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग रोट्रैक मूवमेंट में जुड़े हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कुछ पॉजिटिव चेंज लाए। आज जैसे हम निगेटिविटी के पूरे सराउंडिंग में है, तो हम खुद एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में और खुद में ला सकते हैं। तो ये काम कोई नहीं कर सकता दोस्तों, सिर्फ रोट्रैक ही कर सकता है। तो ये विश्वास आप लोगों को होना जरूरी है। साथ ही आप हमेशा प्राउड फील कीजिए कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो 180 से ज्यादा देशों में है और 50 साल से भी ज्यादा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और हमेशा प्राउड फील कीजिए कि हाँ, आप एक रोट्रैक्टर है, आप बाकियों से कुछ अलग है। और दोस्तों, जाते हुए बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, ये दुनिया में और रोट्रैक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि जो रोट्रैक्टर्स काम कर सकते हैं ना, वो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता।
तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। मुझे यहाँ पे मौका दिया DRR अभिषेक ने, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी थैंक यू, साथ ही यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे पेशेंटली सुना। और आपको कभी भी कोई हेल्प लगे, कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग रोड ट्रैक, तो आप मुझे कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हाँ, और अगर टाइम है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुणवंत और कंचन से कि अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो हम वो भी अभी ले सकते हैं। थैंक यू। It's always a pleasure to hear you, sir. Thanks a lot for your support and guidance. And I open the chat window for participants. If there is any doubt or query you have, so kindly please send me your queries in chat box. And so the first question that we have is what is the main role of IPPP, immediate past precedent? ओके, सो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट का एज सच एक्टिव रोल इतना नहीं होता, लेकिन हाँ, वो प्रेसिडेंट को गाइड कर सकता है। वो बता सकता है कि प्रेसिडेंट को क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी, क्या चीजें उसको अच्छे से हैंडल करनी, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया है अपने टेन्योर में। तो बीट इंस्टॉलेशन सेरेमनी, बीट प्रोजेक्ट्स विच दे विल टेक थ्रू आउट द ईयर, तो हर जगह पर वो प्रेसिडेंट की छाया बन के उसका साथ दे सकता है, उसे गाइड कर सकता है, और एज अ मेंटर वो क्लब में रोल प्ले कर सकता है। फिर वो एक नॉर्मल रोट्रैक्टर हो या बॉडी सॉरी क्लब बॉडी में कोई ऑफिस बेरर हो, उन सभी को वो गाइड करने में काम कर सकता है। एक्टिवली उसका उतना रोल नहीं रह जाता IPP होने के बाद। तो ये बेसिकली काम होता है। Thank you, sir. And the next question is कोई भी क्लब अपने क्लब के लिए उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बायलॉज खुद बना सकते हैं क्या? बायलॉज बनाना एक बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से गाइडलाइंस है कि, और मैं आपको बता दूं तो रोटरी इंटरनेशनल सिर्फ प्रेसिडेंट को कंसिडर करता है। प्रेसिडेंट इज ओनली पोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय RI, उसके अलावा कोई पोस्ट को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो क्लब के अंडर जो भी हम पोस्ट बनाते हैं उसकी क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये क्लब प्रेसिडेंट खुद डिसाइड कर सकता है। थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन कर सकता है, जैसे मैंने बताया हम काफी सारी कमिटीज अलग अलग बना सकते हैं, तो ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और साथ ही ऐसा भी नहीं है कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाना ही है, वो आपकी जिम्मेदारी। चाहे तो एक अकेला प्रेसिडेंट सब कुछ हैंडल करे, पर हम टीम क्यों बनाते हैं? ताकि ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सके। सब ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो काम अच्छे से होगा। जैसे हमने देखा, टीम वर्क इज की टू सक्सेस, सो दैट इज द मोटो। और तो इसीलिए क्लब के प्रेसिडेंट पे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी है। Thank you, sir. And the next question is what does the chairperson do in Rotract? चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ Yes. व्हाट? Sir, this is the question of Rotractor Shweta. She has just mentioned that what is the role of chairperson in Rotract. Rotractor Shweta, if you can just clarify your question properly. ओके, एक मुझे क्वेश्चन आया है, सो कैन आई आंसर कंचन? Yes, sir. Sure, definitely. हिमांशु त्रिपाठी का क्वेश्चन है कि सर दिस ईयर व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट कमिटी? सो बेसिकली हिमांशु, इस साल की डिस्ट्रिक्ट कमिटी तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, अभिषेक भाई जिसको लीड कर रहे हैं। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हो तो लोकेश जो अगले साल के DRR है, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। और एक बेसिक क्राइटेरिया उसमें ये होता है कि क्लब प्रेसिडेंट अगर हो तो बेटर है, नहीं भी हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। बट आप कोई ऑफिस बेरर बोल के अपने क्लब में कोई ना कोई पोस्ट सर्व की होनी चाहिए, नॉट बीइंग प्रेसिडेंट ही। कोई पोस्ट अगर आपने क्लब में सर्व किए तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट की जो रोल्स आपको दिए जाएंगे वो अच्छे से समझ सकते हो और उसे हैंडल कर सकते हो। तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड कुछ रूल्स बनाए तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो शायद मुझे लगता है लोकेश ने
आपके लीडर्स ग्रुप में और इवन सभी के बीच में नॉमिनेशन फॉर्म सर्कुलेट किए हैं, तो आप उसमें बाकी के क्राइटेरिया देख सकते हो। I hope all the queries are now clear since I do not have any further queries. So with that Okay, note, yeah, let's move just wait. further. Kanchan, just wait Uh, for a minute. एक yeah. क्वेश्चन है, प्रोट्रैक्टर रुचिर, कैन यू प्लीज लिटिल बिट मोर, अच्छा एलेबोरेट करने के लिए वो बोल रहे सार्जेंट एट आर्म्स। सो रुचिर, सार्जेंट एट आर्म्स बेसिकली क्लब के जो भी एक्टिविटीज होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर ओवरऑल सुपरविजन का काम हम बोल सकते हैं कि वो सार्जेंट एट आर्म्स करता है। क्योंकि एक क्लब में ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ये देखे कि क्लब में सारी एक्टिविटीज अच्छे से हो रही है ना, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि रोड ट्रैक की जड़ ही ये है, रोड ट्रैक में हम सब चीजें एक प्रॉपर प्लान्ड वे में प्रोटोकॉल्स के हिसाब से करते हैं। सो इसीलिए सार्जेंट एट आर्म्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और जैसे हम मैच में अंपायर को देखते हैं या फुटबॉल में रेफरी को देखते हैं ना, उसी तरह से वो रूल बुक अपने साथ रखता है, तो समझ के चलो कुछ भी गलत होगा तो वो क्लब में बोलने के लिए तैयार है। सो वो ये देखता है कि सब चीजें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है तस्नीम अली का, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो तस्नीम, बेसिकली प्रेसिडेंट इलेक्ट जब हम बन जाते हैं तो हमारा काम ये है कि हम देखें कि इस साल किस तरह से काम हो रहा है। सपोज आप नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट बनने वाले हो, तो आपने इस साल का काम अच्छे से देखना है, साथ ही आप प्रेसिडेंट को हेल्प कीजिए कि वो अपना ये साल अच्छे से गुजार सके, और जितनी चीजें आप सीख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। साथ ही क्लब मेंबर्स के साथ अपना बॉन्डिंग डेवलप कीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप लीड करेंगे क्लब को तो आपको सभी मेंबर्स का सपोर्ट मिल सके। आप साथ ही साथ ये भी एनालाइज कीजिए कि कौन से ऐसे रोट्रैक्टर्स है जो आपके साथ आपकी टीम में शामिल हो सकते हैं और आपको रोट्रैक क्लब अच्छे से चलाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये काम बेसिकली होता है प्रेसिडेंट इलेक्ट का। Sir, there is one more query. The question is, what is honorary membership? ऑनररी मेंबरशिप, ओके। दोस्तों देखिए, होता ऐसा है, जनरली कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपके क्लब में एक नॉर्मल रोट्रैक्टर नहीं बन सकता, लेकिन वो सिर्फ ऑनररी मेंबर बनना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपके सिटी के जो मेयर है, आप चाहते हो कि आपके मेयर आपके रोट्रैक क्लब में शामिल हो। रोट्रैक में तो खैर ऐसा मुश्किल है, रोटरी में जनरली होता है कि हम मेयर को हमारे क्लब का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब वो मेयर जो होता है, मे बी वो अपने पर्सनल खुद की उनके इंटरेस्ट से वो सिर्फ ऑनररी मेंबर बनना चाहते हैं, उन्हें एक नॉर्मल मेंबर बनने में उतना शायद इंटरेस्ट ना हो या वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो पाए। तो क्लब अपने प्रेस्टीज के लिए एक के तौर पे किसी पर्सन को ऑनररी मेंबर अपॉइंट करता है। वैसे सपोज आप अपने क्लब लेवल की बात करें, कोई एक यंगस्टर है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आपकी सिटी में, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, और आप चाहते हो कि उन्हें आप अपने क्लब का हिस्सा बनाएं। अब वो काम नहीं करेगा कुछ, बट आप फिर भी चाहते हो कि एक नाम उनका आपके साथ जुड़ जाए आपके क्लब के साथ, तो आप उन्हें अपने क्लब का ऑनररी मेंबर बना सकते हो। उनसे फीस नहीं ली जाती, उन्हें हम क्लब के एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व शायद ना कर पाए, लेकिन हाँ फिर भी वो हमारे क्लब के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये होता है ऑनररी मेंबर, जिसको हम अपने क्लब की प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए एज ए मेंबर अपॉइंट करते हैं। और ये बाय इनविटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई खुद होके बोलेगा मेरे को ऑनररी मेंबर बनना है। ये प्रेसिडेंट और पूरी टीम का डिसीजन होता है, वो खुद ये फैसला लेते हैं कि हमें इन्हें ऑनररी मेंबर के तौर पे कंसिडर करना है। ओके, क्वेश्चन आया है कांचन, मैं आंसर देता हूँ उसका। हाउ मेंबरशिप Yes. डायरेक्टर कैन यूज इनोवेटिव वेज टू डू हिज ड्यूटीज। ओके, सो देखिए, मेंबरशिप डायरेक्टर का काम है कि वो नए मेंबर्स को लेके आए, और जो ऑलरेडी क्लब में मेंबर्स है उन्हें भी वो क्लब में मेंटेन करके रखे, ये उसका काम होता है। तो जैसे कि हम कर सकते हैं, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स कब तक जुड़े हैं जब तक उन्हें कुछ फायदा दिखता है। तो जो भी आप फीस चार्ज करते हैं
उससे ज्यादा का वैल्यू आपने उन मेंबर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। तो क्लब लेवल पे आप एक्टिविटीज लें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी रोट्रैक्टर का बर्थडे है, आपने उस बर्थडे के दिन उस रोट्रैक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आप कोई अनाथ आश्रम में चले गए, रिमांड होम में चले गए, वहां पे आपने वो बच्चों के साथ केक कट किया, साथ ही उस दिन आप लोगों ने ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम लिया, तो वो पर्सन को इतना अच्छा फील होगा कि यार मेरे बर्थडे को इसने स्पेशल बना दिया। सो इस तरह की एक्टिविटीज हम ले सकते हैं जहाँ पे हम मेंबर्स को स्पेशल फील कराएं। नए मेंबर्स को अगर हम लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप नॉन रोट्रैक्टर्स के बीच में बात करें रोट्रैक की, कि हमने आज ये किया, हमने ये प्रोजेक्ट किया, ताकि लोगों को पता चले रोट्रैक क्या है। जब वो रोट्रैक के बारे में सुनेंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि रोट्रैक के बारे में हम और जानना चाहते हैं, और अगर ये अच्छा कुछ काम है तो हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली अपने मेंबर्स को प्रमोट कर सकते हो और नए मेंबर्स को भी आप अपने क्लब में लेकर आ सकते हो। ओके, श्रुति बांगर का शायद क्वेश्चन है, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट यूथ एक्सचेंज। श्रुति, ये क्वेश्चन आने वाले ट्रेनिंग जो 2 दिन की हमारी बची उसमें कवर होगा, सो मैं उस पर अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आप उसके लिए बचे हुए 2 दिन के भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए, तो आपको जरूर उसके आंसर मिल जाएंगे। देन प्रसाद का एक क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, इज द प्रोसीजर सेम फॉर रेसिग्नेशन फॉर ऑल द पोस्ट। अरे भैया प्रसाद, रिजाइन करने का क्यों पूछ रहे हो भैया? बट फिर भी अगर रिजाइन आपको करना है या किसी को भी अगर करना है तो सिंपली वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक मेल डाल सकते हैं उन्हें कि मैं अब ये पोस्ट पे नहीं रहना चाहता हूँ और आई वांट टू रिजाइन विद अ प्रॉपर रीजन, सो दैट्स इट, दैट विल डू द वर्क। Sir, there is one more question. Who has more responsibilities in the absence of president, whether it is immediate past president or the vice president? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी पूछा है। मैं बता दूं, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट का रोल लास्ट ईयर खत्म हो गया। वो लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सर्व किया पोस्ट पे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। इस साल वो आईपीपी है, ही इज जस्ट अ मेंटर। उससे ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब में लेना नहीं चाहिए, बट हाँ अगर मेंबर्स ही नहीं है तो बात अलग है कि वो कोई पोस्ट संभाल रहे हैं। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट के पास ही काम आता है, आईपीपी के पास नहीं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट वर्क इन द वैकेंट पोस्ट प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चीज ध्यान रखिए, वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा एक्टिव रहेगा इन अदर देन दैट पर्टिकुलर आईपीपी। And so here we are taking the last. ओके सर वो You were saying चेयरपर्सन का जो something? क्वेश्चन आया था ना कंचन, चेयरपर्सन का हाँ. जो क्वेश्चन था सर, इट वाज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट चेयरपर्सन। बेसिकली प्रोजेक्ट चेयरपर्सन, यस सर। ओके ओके, फाइन फाइन। सो बेसिकली प्रोजेक्ट चेयरपर्सन का काम ये है, अगर जस्ट जनरली होता है ऐसा है कि मैं अगर रोट्रैक्टर हूँ, मैं कोई आइडिया लेकर आ रहा हूँ कि भाई हम ऐसा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखना चाहते हैं रोट्रैक्टर्स के लिए। अब ये आइडिया अगर मैं लेके आया हूँ तो हो सकता है प्रेसिडेंट मुझे ही बोल दे कि आप प्रोजेक्ट चेयर बन जाओ, प्रोजेक्ट इंचार्ज बन जाओ। तो अब इंचार्ज बनने के बाद मेरा काम यह है कि किस तरह से वो पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि मैं बाकी के क्लब मेंबर्स को इन्वॉल्व करूं, अकेले मैं ही सारी चीजें ना करूं, मैं क्लब मेंबर्स को इन्वॉल्व करूं और उनको भी कोई ना कोई चीजें काम अलॉट करूं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में। फिर आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक सारी चीजें वो प्रोजेक्ट इंचार्ज के अंडर आ जाती है, उससे वो हैंडल करना होता है। नो डाउट उसको बाकी के क्लब मेंबर्स का, ऑफिस बेरर्स का सपोर्ट मिलेगा, बट then it becomes his responsibility to handle all the work of that particular project. Thank you, sir. And here's the last question. What is the role of club service director? Okay, क्लब सर्विस, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके ऊपर कि क्लब सर्विस डायरेक्टर का बेसिकली काम ये होता है कि क्लब के अंदर मेंबर्स को वो बना के रखे, मेंबर्स क्लब छोड़ के ना जाए। क्लब के मेंबर्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज लेना, जैसे मैंने बोला हम क्लब मेंबर्स को ट्रिप पे लेके जा सकते हैं या मूवी के लिए हम लोग साथ में जा सकते हैं। हमने कोई कैफेटेरिया या फूड कोर्ट में हमने
गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर लिया, बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग साथ में कर सकते हैं, इवन हम फैमिली गेट टुगेदर रख सकते हैं कि जहाँ पे हम अपने फैमिलीज को लेकर आ रहे हैं। सो ये जो एक्टिविटीज होती है ना, उससे क्लब बॉन्डिंग बढ़ता है, मेंबर्स क्लब में जुड़े हुए रहते हैं। अभी जैसे हम लॉकडाउन में हैं, क्यों ना हम क्विज कंपटीशन वर्चुअली ऑर्गेनाइज करें, अंताक्षरी ऑर्गेनाइज करें, हाउसी रख सकते हैं। तो ऐसे गेम्स की वजह से क्लब में बाकी मेंबर्स का इंटरेस्ट बना रहता है और वो फिर क्लब छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचते। ये उसका बेसिकली काम होता है। Thank you so much, sir, for patiently answering all those doubts and queries. And definitely, the way you made us understand each and everything about our roles and responsibilities and about everything is really commendable. Thank you so much, sir, for all your support and guidance. And without delaying further, thank you. Without delaying further, let's move towards another topic for today, and which is very crucial for each one of us to understand, and that is club reporting. And speaker for the same is our beloved ADRR Himangi Mahajan. Rotractor Himangi Mahajan is one of the most known rotractors of RID 3030 and has served her level best to make the working of district smooth and effective. She has joined the Rotrac movement in 2014, and then after she never looked back. She's the She's serving as club coordinator of Rotrac Club of Godavari from last 4 years and has received various awards for her hard work and dedication. Currently, she is serving as ADRR of RID 3030, and there is no doubt that she is giving enough justice to her post. And today, she is here to guide us on our very topic of reporting. So, without further delay, just join me in welcoming our next speaker of today, ADRR Himangi Mahajan, ma'am. Screen is all yours, ma'am. Thank you so much, Kanchan. So, warm greeting to DRC Mahendra Kumawat sir, DRR Abhishek Goel, IPDRR Shantanu Agrawal sir, DRE Council, DRRN Sanail Ahmed, and all the council members and all the participants over here. So, मेरा टॉपिक जो है वो है क्लब रिपोर्टिंग। कंचन ने अभी जस्ट बोला कि द मोस्ट क्रूशियल जो पॉइंट रहता है किसी भी क्लब का, वो रहता है रिपोर्टिंग, कि कैसे हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, नो डाउट हमेशा मैं यही बोलती रहती हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो कैसे तक अच्छे से अच्छे हम पहुंचा सके, हम लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए. सो क्लब रिपोर्टिंग इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर एनी. व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. पहले मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगी क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी काफी तरीके रहते हैं, जैसे ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन प्रोजेक्ट हो गया, एंड द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट. सो कुछ प्रोट्रैक्टर्स को इसके बारे में भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, सो आई विल कवर दैट फर्स्ट. व्हेन वी गो फॉर मोड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो फर्स्ट वन इज ऑफलाइन प्रोजेक्ट, जो जेन्युइनली हम ग्राउंड प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो हम ग्राउंड पे जाके 4 रोट्रैक्टर्स 5 साथ आते हैं और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो ग्राउंड लेवल पे करेंगे उसको हम ऑफलाइन प्रोजेक्ट बोलते हैं. द सेकेंड इज ऑनलाइन प्रोजेक्ट, जो अभी कोरोना के सिचुएशन में इट्स अ न्यू नॉर्मल, जो हम हमेशा अभी देख रहे हैं कि वर्चुअली जो प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट. व्हेन वी गो फॉर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत के प्रोजेक्ट्स रहते हैं. द थिंग इज कि वी आर हैविंग डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स, जोनल प्रोजेक्ट्स जहां हम पार्टिसिपेट करते हैं, द क्लब दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रोजेक्ट्स. कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ पे हम कोलैबोरेशन करते हैं, कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं और कुछ क्लब इनिशिएटिव्स रहते हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हमारा था मंगल बेला, जो था कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो हमको हाईलाइट करने थे. तो दैट वाज डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए कुछ ऑर्गेनाइज करता है, तो दैट इज आवर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स। अभी जस्ट शिक्षार्थ हुआ है, जो दिनेश बचा डायरेक्टरशिप के अंदर जो प्रोजेक्ट कंसिडर हुआ था, सो दैट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जो है, अगर कोई प्रोजेक्ट क्लब लेवल पे लाते हैं, जो क्लब को इनिशिएटिव लेना है, सो दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज जोनल प्रोजेक्ट। अभी अगर हम हमारे रहते हैं, ZRR is the head of the zone actually. So ZRR की तरफ से अगर कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएटिव होता है, so that project is zonal project. अगर दो से ज्यादा क्लब्स किया है वो प्रोजेक्ट में, so that is called as zonal project. Third project type is project in participation. हमेशा हमें दिखाई देता है कि कोई प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो जहाँ पे कुछ है जो पूछते हैं कि कैन यू पार्टिसिपेट इन आवर प्रोजेक्ट, सो दैट इज द प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन वाला प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे कुछ क्लब रहेगा जो इनिशिएट लेगा, अदर क्लब्स हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रोजेक्ट। द फोर्थ थिंग इज प्रोजेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन। सो एक क्लब रहेगा जो कोई भी प्रोजेक्ट का, and the club will ask for collaboration, so that is project collaboration. And for next one it is joint project. जैसे अभी कुछ दिनों पहले, जैसे स्टार्टिंग हमारा जब टेन्योर चालू हुआ था, तब हमने देखा था कि फैंटास्टिक 4 नाम का कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। इट वाज ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो 2 या 3 दिन का समथिंग था। इट वाज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेप वैली, गोदावरी एंड गौवस। सो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो 2 या 3 क्लब्स मिलके कोई प्रोजेक्ट करते हैं, सो इट इज नोन एज जॉइंट प्रोजेक्ट्स। और जो लास्ट वाला है दैट इज क्लब। कोई भी अगर प्रोजेक्ट अकेला हमारा क्लब कर रहा है, सो इट इज नोन एज क्लब इनिशिएटिव। Moving forward, so the most important thing is रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि अलग अलग टाइप्स के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से भी रिपोर्टिंग हुई जाती है, करी जाती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि रिपोर्टिंग, जब हम हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रकार के रिपोर्टिंग्स आते हैं। फर्स्ट रिपोर्टिंग इज गूगल लिंक वाला रिपोर्टिंग। सो यू हैव अ गूगल लिंक, जो हमारे ZRR जो है मीडिएटर रहते हैं। द पर्सन विच इज मीडिएटर बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड द क्लब इज ZRR। जो प्रोजेक्ट्स जो है, जब कोई प्रोजेक्ट्स रहेंगे, the procedure is कि क्लब्स अपनी रिपोर्टिंग हमेशा ZRR को फॉरवर्ड करते हैं, एंड द ZRR उसको एनालाइज करते हैं, एंड 1 day और 2 days वो डिस्ट्रिक्ट के पास जानी चाहिए। इट इज द बेसिक रिपोर्टिंग पैटर्न ओवर हियर। यहाँ पे 2 प्रकार के हमारे रिपोर्टिंग के पैटर्न्स है। द फर्स्ट वन वाला पैटर्न जो विद इन 24 hours हमको भरनी पड़ती है। सो वी आर हैविंग अ लिंक जहाँ पे एक बहुत सारा बेसिक जो बेसिक ये है प्रोजेक्ट का जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट वन है सिलेक्ट योर जोन। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर जोन, there are about 7 types of zone, right from Nagpur to Satana and Malegaon in RID 3030. So हमें voting करनी है, तब we actually choose our zone number over here. The second thing over here is name of the club. हमें हमारा नाम यहाँ पे डालना है। The third is name of the project. जो प्रोजेक्ट हमारा है, जिसके बारे में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का नाम हमें वहाँ। The third thing, the next thing is कि date of the project. कौन से डेट पे हमारा प्रोजेक्ट हुआ है विद द टाइमिंग। ठीक है, हमको डेट टाइमिंग यहाँ पे मेंशन करना है। द नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरेशन, कितने आवर्स यहाँ पे हमें लगे हैं, कितने मिनट्स लगे हैं। इट्स माइन्यूट डिटेल्स एंड नंबर ऑफ प्रोट्रैक्टेंट ओवर हियर। हम अगर इसको कंसीडर करते हैं तो ये जो रिपोर्टिंग है, ये जो गूगल लिंक वाला रिपोर्टिंग है, यू हैव टू सबमिट इट विद इन
24 hours option of your project. So अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 5 से 6 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे इन्होंने पूछे गए हैं. हमें इस फिल करने के लिए we need not more than 2 minutes. हम 2 मिनट में यहाँ पे आराम से भर सकते हैं. So most important thing is कि हम यहाँ पे Google लिंक फिल कर and within 24 hours हम हमारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाए कि ये प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किया है. The most important thing means यहाँ पे जो हाईलाइट करने की चीज यहाँ पे ये है कि within 24 hours आपको वो प्रोजेक्ट के डिटेल्स गूगल लिंक पे यहाँ पे शेयर करने हैं. Next thing is project format. Gunvan, just let me know कि ये प्रोजेक्ट फॉर्मेट दिख रहा है. Actually format इधर sample 1, sample 2 and mediator photos. अभी नहीं दिख रहा. No ma'am. ओके फाइन. मैम आपका स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया मैम. हाँ मैंने ही बंद किया है. 2 ओके minutes प्लीज. अभी इट्स विजिबल. yes ma'am it's now visible. या सो जब हम हमारी जो 24 आवर्स वाली लिंक है वो सक्सेसफुली हम कंप्लीट करें. सो आफ्टर दैट 2 या 3 दिन में हमको हमारी डिटेल रिपोर्टिंग देनी रहती है. सो इट एक्चुअली इंक्लूड्स योर जोन. जो हमारा जोन रहता है, जोन का नाम आपको डालना है, विच जोन यू बिलोंग टू, द क्लब नेम, योर प्रोजेक्ट नेम. उसके बाद है प्रोजेक्ट का मोड. सो यहाँ पे अभी ये न्यू नॉर्मल चालू हुआ है कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. सो इस फॉर्मेट में, इस साल के फॉर्मेट में वी हैव इंक्लूडेड ऑनलाइन एज वेल एज ग्राउंड प्रोजेक्ट वाला मोड. सो हैव टू फिल दैट कि यहाँ पे ऑनलाइन है या ग्राउंड लेवल का आपका प्रोजेक्ट है. देन कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो एक दिन से ज्यादा चलते हैं. सो यू हैव टू फिल द स्टार्ट डेट और एंड डेट. सो स्टार्ट डेट, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक ही दिन का है, सो आपको एक ही दिन का डेट लिखना है. सो एग्जांपल, आज मेरा प्रोजेक्ट हुआ था और बस आज के दिन ही मेरा एक प्रोजेक्ट था जो खत्म हुआ आज ही. सो आई हैव टू राइट कि स्टार्ट डेट है 2 अक्टूबर एंड एंड ऑफ अक्टूबर. दैट्स इट. अगर मेरा 1 वीक का कोई प्रोजेक्ट है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि स्टार्ट डेट इज 2 अक्टूबर और एंड डेट है 7 या 8 अक्टूबर. सो आई हैव टू राइट दैट ओवर देयर. सो वेन्यू ईयर्स की कौन सा वेन्यू यहाँ पे था, कौन सा हमने कहाँ पे ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट किया है, वो वेन्यू का नाम हम यहाँ लिखना है. द नेक्स्ट थिंग इज कि रिपोर्टिंग डेट. अभी ये इम्पोर्टेंट है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है. सो उसके बाद आप रिपोर्टिंग कब कर रहे हो, तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल डालना है कि व्हेन इज द रिपोर्टिंग डेट, आप कौन से डेट कर रहे हो. द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोजेक्ट इंचार्ज, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन था वो उसका नाम आपको डालना है. उसके बाद नंबर ऑफ पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, आपको ये यहाँ पे डालना है कि कितने जो पीपल से यहाँ पे बेनिफिटेड है. अगर वो क्लब सर्विस के अंडर आता है, सो आप आपके रोट्रैक्टर्स जो जितने इन्वॉल्व थे वहां पे उनके नंबर वहां पे डालो. द नेक्स्ट थिंग इज हियर कि वाज प्रोजेक्ट डन इन कोलैबोरेशन. हम हमेशा यहाँ पे देख रहे हैं कि रोटरी के साथ अगर कुछ कोलैबोरेशन में कुछ हमने इनिशिएट है या फिर कुछ गवर्नमेंट बॉडी के साथ इनिशिएट किया है या फिर कुछ अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कुछ इनिशिएट किया है, तो यहाँ पे हमें डिटेल में वो नाम लिखने हैं. फिर आपने अदर्स में रोट्रैक्ट क्लब्स भी आ सकते हैं. सो अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें फॉर एग्जांपल 9 हिल्स है, 9 हिल्स के साथ गौरी ने कुछ टाई अप करके कुछ प्रोजेक्ट किया है, सो आई विल राइट कि यहाँ पे कोलैबोरेशन मैंने किया है 9 हिल्स के साथ.
नेक्स्ट थिंग हियर इज की डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इन डिटेल। यहाँ पे आपको स्पेशल फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे आपको डिटेल लिखना है कि क्या में हुआ था, व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर मोटो ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने लोगों ने यहाँ पे काम किया है या फिर कितने पीपल्स यहाँ पे बेनिफिट है, ये यहाँ पे आपको डालना है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। लास्टली आपको प्रेसिडेंट का नेम डालना है, हिज कॉन्टैक्ट नेम, सेक्रेटरी का नेम एंड योर सेक्रेटरी का कॉन्टैक्ट नेम। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर्मेट ऑफ क्लब प्रोजेक्ट। Fine. Is this visible, Gunwant? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Carry on. Yeah, fine. So यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे एक गोदावरी क्लब नाम का एक क्लब है जलगांव जोन। इट इज द सैंपल फॉर्मेट जो यहाँ पे मैं दिखा। जैसे जोन है तो विद जोन इट बिलोंग्स टू इज जोन 4, यहाँ पे उन्होंने डाला है। द सेकेंड थिंग इज क्लब का नाम उन्होंने डाला है, प्रोजेक्ट का नाम डाला है, प्रोजेक्ट यहाँ पे 3 दिन का ये प्रोजेक्ट था। सो वहां पे उन्होंने 3 दिन के डेट्स दिखाए हैं, 1 to 3 जुलाई। अभी वेन्यू इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे डाला, रिपोर्टिंग डेट डाली है। एक्चुअली ये यहाँ पे अगर वो 7 जुलाई दिखा रहे हैं, सो वो एक्चुअली रिपोर्टिंग जो है वो 2 या 3 दिनों में हमको यहाँ पे डालनी, आपको ZRR को 2 या 3 दिन में वो जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करनी रहती है। सो प्रोजेक्ट इंचार्ज का नाम यहाँ पे डाला है, पीपल बेनिफिटेड वो सोसाइटी उन्होंने यहाँ पे डाला है। एंड देन द कोलैबोरेशन, तो इन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया था तो उन्होंने नॉट कोलैबोरेटेड यहाँ पे डाला है। यहाँ पे द नेक्स्ट थिंग इज कि थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे उन्होंने जो प्रोजेक्ट था वो 2 फेजेस में लिया था। सो ये उन्होंने डिस्क्राइब है। द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि कुछ यूनिक अगर प्रोजेक्ट में हुआ है, सो वो यूनिकनेस भी यहाँ पे दिखाया गया है। द प्रोजेक्ट वाज अ यूनिक वन। क्यों यूनिक वन, वो हमको यहाँ पे डालना है। व्हाट वाज द मोटो ऑफ द प्रोजेक्ट, मोटो क्या था वो हमको डालना है। कितने रोट्रैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनकी जो नंबरिंग है वो हमें अच्छे से यहाँ पे डालना है। कितने अगर हम देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट था वो ट्रीटेशन वाला प्रोजेक्ट था कुछ। सो कितने सैम्पलिंग यहाँ हुए हैं, सो वो डाला हुआ है यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज कि प्रेसिडेंट का नाम क्या है, उनके कॉन्टैक्ट नेम क्या है, सेक्रेटरी का नाम क्या है और उनका नेम क्या है। सो ये सैंपल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना, मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि ये फेजेस में हुआ था वो उन्होंने किया है। द नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ यूनिकनेस वो प्रोजेक्ट में हुआ था वो उन्होंने हाईलाइट किया था। कुछ उनका प्रोजेक्ट करने के पीछे कुछ मोटो था वो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। द नेक्स्ट थिंग इज कि कितने रोट्रैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे वो उन्होंने अच्छे से हाईलाइट किया है। और कितने सैम्पलिंग्स यहाँ पे किया है तो वो उन्होंने डाला है। अगर कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट का नेम विद द कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट साथ यहाँ पे आपको प्लेस करने रहते हैं विद सेक्रेटरीज नेम एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। इज दिस विजिबल, गुणवंत? Yes, ma'am. ओके फाइन। आपको ये पता होगा कि पिछले साल कोई क्लब था जिन्होंने 33 प्रोजेक्ट्स किए थे विद इन 7 days।
उनका काफी वहां पे रिकग्निशन हुआ था, पर 73 प्रोजेक्ट्स करना और उसको अच्छे से डिस्ट्रिक्ट के सामने लाना, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। सो तो अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग पार्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे कुछ पीडीएफ फाइल यहाँ पे दिखाई थी कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, विद द वेन्यू, विद द बेनिफिशरीज। सो यहाँ पे उन्होंने पूरा अच्छे से यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट के नेम, उन्होंने कुछ कौन से एक्टिविटीज उनके इन्वॉल्व थे, विद न्यू नेम्स एंड बेनिफिशरीज। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट रहता है वो सीरीज वाला प्रोजेक्ट रहता है, तो फिर हमें ये ध्यान में रखना है अब हम लोग कुछ रिपोर्टिंग करते हैं तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। सो प्रॉपर अगर आप बोलते हैं कि हमने 7 दिनों का कोई प्रोजेक्ट किया है, सो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमको पता नहीं रहता है कि किस लेवल का वो प्रोजेक्ट हुआ है कर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है, मतलब अच्छे से उन्होंने कौन से सेक्टर में काम किया है, कौन 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 जगह पे वेन्यू पे काम किया है, कौन बेनिफिशरीज है, अगर कोई स्टूडेंट्स बेनिफिशरीज है तो वो वहां पे दिखाया है, सोसाइटी बेनिफिटेड। अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेट, अगर कुछ अच्छे से आपको और अच्छे हाईलाइट करना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। द थिंग इज कि यहाँ पे मीडिएटर कौन है? मीडिएटर जो हमारे रिपोर्टिंग्स के बीच में रहता है, दैट इज योर ZRR। आपको आपके जो रिपोर्टिंग्स है वो अच्छे से ZRRs को पास ऑन करने रहते हैं, एंड देन वो ZRR डिस्ट्रिक्ट तक वो चीजें जो है वो अच्छे से पहुंचाते हैं। द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि आपके फोटोज से होने चाहिए। काफी बार आप रिपोर्टिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, पर द फोटोज इज द मेन कंसर्न ओवर हियर, कि जब आप लोग फोटोज प्रोवाइड करते हैं तब वो फोटोज इन प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। कुछ वहां पे सिंपल वाले फोटोज भी सेंड किए तो भी चलेगा, कुछ ज्यादा हमको जरूरत नहीं रहती है कि उसको कोलाज में ही डालना चाहिए या फिर कुछ। जब हमको आगे जब हमें आगे कुछ फोटोज फॉरवर्ड करने रहते हैं, एज इफ हमको कुछ मैगजीन के लिए उसको यूज करना है, तो फोटोज अगर सिंपल फॉर्म में रहे तो वो हम अच्छे से वहां पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ कोलाज में अगर कुछ रहेगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्चुअली सब कुछ चल रहे हैं, तो वर्चुअली वो क्या करते हैं, कुछ क्लब्स क्या करते हैं, वर्चुअली जो फोटोज है वो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स में कोलाज में उसको डालते हैं, दे फॉरवर्ड टू द रिस्पेक्टिव ZRRs ओवर देयर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाते हैं कि जब हम डिस्ट्रिक्ट मैगजीन में हम हमारे जो फोटोज है वो डालने रहते हैं या फिर हम फॉरवर्ड करने रहते हैं, तब हम वो कोलाज नहीं सेंड कर सकते, हमको प्रॉपर फोटोज की जरूरत रहती है। तो आपको अगर कोलाज करने हैं फॉर योर सोशल मीडिया वाला साइट, वो आराम से वो नो डाउट वो आप अच्छे से कर सकते हो। द थिंग इज कि जब वो हमको आप सेंड कर रहे हो तो उसके साथ प्रॉपर फोटोज, जो ओरिजिनल वाले फोटोज है वो भी ऐसे फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस वापस चालू हो जाता है। जैसे अगर हमको आपका प्रोजेक्ट कुछ अच्छा लग जाए और हमको ऐसा रहता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट मैगजीन में आपका कुछ ये प्रोजेक्ट डालना रहता है, तो DRS वापस फिर ZRR को बोलेगे कि ये प्रोजेक्ट तो डालना है पर इसके फोटो नहीं है, तो वापस ZRR वापस क्लब को बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है पर फिर वी नीड प्रॉपर फोटोग्राफ्स। तो वो फोटोग्राफ्स पे आज आप अच्छे से आपने अच्छे से वहां पे फोकस करना चाहिए कि ऐसे ही फोटोज दो कि जो मैगजीन में हम लोग हाईलाइट कर सके अच्छे से। द लास्ट थिंग अगेन ओवर हियर इज कि जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था एक्चुअली टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, वहां पे ही मैं वापस खत्म करना चाहूंगी।
डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, अभी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो रहता है वो आपको अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट करना है। क्लब प्रोजेक्ट्स के अंडर ही वो आपको अच्छे से डालना है कि आपने क्या क्या किया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था वो अच्छे से आपको हाईलाइट करना है, देन यू हैव टू सेंड द प्रोजेक्ट। अगेन जोनल प्रोजेक्ट जो है, जोनल प्रोजेक्ट आपको ZRR तक पहुंचा है कि आपने अगर कुछ जोनल इनिशिएटिव लिया होगा तो आपको अच्छे से ZRR को वो सेंड करना है। ZRR वो कंपाइल करेगा और ZRR डिस्ट्रिक्ट DRS तक वो पहुंचाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन। अभी प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन, अगर आपका प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन है तो यू डोंट नीड टू फाइल द रिपोर्ट एंड ऑल दैट थिंग। आपको बस आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स एक मेल में ड्राफ्ट करने हैं और वो सर्टिफिकेट किस प्रोजेक्ट के वो ही डालना है एंड वो आपको डायरेक्ट ZRR तक पहुंचा देना है। एक्चुअली ऐसा रहता है कि आप क्या डालोगे ना, जिसका प्रोजेक्ट है वो आराम से डिटेल रिपोर्टिंग चाहिए गई। सो आपको अगर प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन आपका है तो आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट्स आपको ZRR तक वहां पे पहुंचाने हैं। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। सो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट कोलैबोरेट करते हैं तो एक क्लब रहता है या फिर 2 क्लब्स रहते हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया होगा कोई भी प्रोजेक्ट का। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाले जो इनिशिएटिव लिया है वो क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो क्लब है वो अच्छे से आगे भेजे। तो जो कोलैबोरेटेड वाले क्लब्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रोटरैक्ट क्लब ऑफ नागपुर है। रोटरैक्ट क्लब ऑफ नागपुर ने कुछ इनिशिएटिव लिया और उसके अंडर उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए बाकी के क्लब्स को कुछ बोला होगा कि यू कैन कोलैबोरेट इन अ प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे 4-5 क्लब्स है, जैसे रोटरैक्ट क्लब ऑफ खामगांव हो गया, नासिक 9 हिल्स, ग्रेप वाली वगैरह। सो अभी ये इनिशिएटिव जो था वो रोटरैक्ट क्लब ऑफ नागपुर का था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटरैक्ट क्लब की है कि वो प्रोजेक्ट वो अच्छे से कंपाइल करके वो डिस्ट्रिक्ट तक या फिर हमारे ZRR तक पहुंचाएंगे और ZRR जो है वो आराम से अपने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाएंगे। जब हम ज्वाइंट प्रोजेक्ट करते हैं तब 2 या 3 कोई क्लब्स रहेंगे जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट करेंगे। सो वहां पे भी एक ही प्रोजेक्ट, एक ही रिपोर्टिंग ZRR तक पहुंचनी चाहिए। जैसे 2 या 3, जैसे अभी पिछले बार ऐसे हुआ था कि ग्रेप वैली ने, गोदावरी, जलगांव, ये तीनों ने एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया था, फंटास्टिक 4। सो तीनों जो प्रेसिडेंट्स है या फिर तीनों जो सेक्रेटरीज है वो डिस्कस करके से एक कंपाइल्ड रिपोर्ट बना के देन वो ZRR को उन्होंने फॉरवर्ड करनी चाहिए एंड दैट जो रिपोर्ट है वो ZRR डिस्ट्रिक्ट तक आराम से पहुंचेगा। यहाँ पे डुप्लीकेशन जो है रिपोर्टिंग्स के, वो जितना डुप्लीकेशन हम कम कर पाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से अगर सर्व किया तो डुप्लीकेशन नहीं होगा यहाँ पे। द लास्ट थिंग इज क्लब इनिशिएटिव। जो क्लब इनिशिएटिव है दैट मीन्स कि कोई एक स्पेसिफिक क्लब ने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी अरेंज की है। जो मैंने पिछली बार यहाँ पे जो दिखाया था, जो सैंपल्स में बताए थे वो क्लब इनिशिएटिव वाले थे। सो यू हैव टू कंपाइल द प्रोजेक्ट इन अ प्रॉपर वे, जिसके साथ हम आप फोटोग्राफ्स अच्छे से अटैच करके देन यू हैव टू सेंड दैट टू द ZRR एंड ZRR विल सेंड टू द DRS। यहाँ रिपोर्टिंग करने की जो जैसे शांतनु सर ने भी अभी बताया कि रिपोर्टिंग कौन करता है एक्चुअली क्लब में, तो क्लब में रिपोर्टिंग सेक्रेटरी करते हैं इफ देयर इज नो एडिटर, क्लब एडिटर। कोई क्लब्स ऐसे रहते हैं कि जिनके क्लब एडिटर्स भी रहते हैं। सो द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटर की वो रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एडिटर नहीं है तो द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी को अच्छे से आपकी रिपोर्ट्स जो है वो कंपाइल करने हैं और वो कंपाइल करने के बाद द सेक्रेटरी हैव टू सेंड दैट रिपोर्टिंग टू ZRR और ZRR वो रिपोर्टिंग DRS को सेंड करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ क्यूरीज होगी तो आप लोग पूछ सकते हो। Thank you so much, Himangi ma'am, for such great inspiration, and it was really enriching to hear you.
And with that note, I open the window for any queries or doubts. You all are requested to send your doubts to me in chat box, and we'll try our best to clear all your queries. And the first question is, what is the difference between collaborated project and joint projects? हाँ, थिंग इज कि कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था रोटरैक्ट क्लब ऑफ नागपुर का। सो जो रोटरैक्ट क्लब ऑफ नागपुर है, उन्होंने कुछ इनिशियली है और उनका इनिशिएटिव है, एंड देन उनके जो मैसेज है फिर फॉरवर्ड होते हैं, वो अलग अलग प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करते हैं, एंड वो जो प्रेसिडेंट इंटरेस्ट है वो उनको ज्वाइन करते हैं। सो अगर कोलैबोरेशन वाला रहेगा, एक क्लब का कुछ इनिशिएटिव रहेगा और बाकी के जो क्लब्स रहते हैं वो कोलैबोरेशन, ये होल एंड सोल जो इनिशिएटिव क्लब ले रहा है, मतलब जो क्लब इनिशिएटिव ले रहा है उसका लुकआउट है कि ये कोलैबोरेशन उनको करना है या फिर जॉइंट प्रोजेक्ट करना है। सो अगर कोलैबोरेशन के लिए वो पूछ रहे हैं, सो यू हैव टू कोलैबोरेट, ऐसा ये है। अगर इसको शॉर्ट में हम बोल सके तो ऐसा है कि जॉइंट प्रोजेक्ट है वो 2 या 3 क्लब्स मिलके अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों जो क्लब्स रहेंगे उनको जो पॉइंट्स भी मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे, क्योंकि वो तीनों एक ही लेवल के हैं। अगर यहाँ पे कोलैबोरेशन वाला है तो रोटरैक्ट क्लब ऑफ नागपुर जो है उनका इनिशिएटिव है तो उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जब हम डिस्ट्रिक्ट पॉइंट सिस्टम में बात करते हैं कंपैरेटिवली द कोलैबोरेशन, उनको बस एक्सटेंड करना है, उनका जो जोग्राफिकल एरिया जो है वो उनको एक्सटेंड करना है, इसलिए वो कोलैबोरेशन वाला कंसेप्ट लाते हैं। Thank you, ma'am. The next question is from Tanya. She's saying that I always face issues while filling up the number of people benefited. Should it be a proper number or should it include the protractors in it as well? अगर जैसे क्लब सर्विस आ गया, अभी क्लब सर्विस जो है वो रोट्रैक्टर्स के लिए दिया जाता है। सो क्लब सर्विस अगर होगा तो जो बेनिफिट है वो है रोट्रैक्टर्स। सो ऐसा है कि अगर कोई इनिशिएटिव से हमारे रोट्रैक्टर्स भी बेनिफिटेड है तो उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई बाहर, मतलब अभी शिक्षार्थ था, शिक्षार्थ के वक्त अभी कुछ चिल्ड्रंस थे जो बेनिफिटेड थे, तो वो जो बेनिफिटेड जो नंबर्स है वो वहां पे डालने हैं। सो जो जहां पे बेनिफिटेड है, नो डाउट यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाएगा कि रोट्रैक्टर्स बेनिफिटेड है या फिर नॉर्मल जो लोग है वो बेनिफिटेड है। जो बेनिफिटेड है यू हैव टू पुट दैट नंबर ओवर देयर। आपको जब आप डिस्क्रिप्शन देते हो रिपोर्टिंग की, तो डिस्क्रिप्शन के वक्त आपको वो फिर डिटेल में देने पड़ते हैं कि रोट्रैक्टर्स बेनिफिटेड कितने हो गए, या फिर सोसाइटी वाला बेनिफिट, जैसे यहाँ पे ड्राफ्टिंग टीम्स वाला दिखाया था मैंने, तो वहां पे उन्होंने अगर रोट्रैक्टर्स बेनिफिटेड है तो वो उन्होंने वहां पे स्पेसिफाई किया था, या फिर जो सोसाइटी बेनिफिट है वो वहां पे लिखा था। सो आपको डिस्क्रिप्शन में वो फिर स्पेसिफाई करना है कि कौन बेनिफिटेड है करके। जैसे हमारे फॉर्मेट में स्टार्टिंग वाला फॉर्मेट में जो बेनिफिटेड वाला नंबर है वो आपको एज इट इज डालने हैं, एंड देन नेक्स्ट थिंग जब डिस्क्रिप्शन आता है तब डिस्क्रिप्शन में आपको वो एलोबरेट करना है वहां पे। Thank you, ma'am. And the next question is, if there is both editor and secretary in the club, so who will do the reporting part? अभी एडिटर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो सेक्रेटरी की रहती है रिपोर्टिंग के वक्त, रिपोर्टिंग के लिए। अगर एडिटर है तो एडिटर का यहाँ पे काम है कि वो कुछ मैसेज या फिर रिपोर्टिंग है वो बना के दे और फिर जो है वो ZRR को फॉरवर्ड करे। अभी प्रेसिडेंट के ऊपर भी है ये कि प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं कि कौन रिपोर्टिंग करे। अपने अपने क्लब के हिसाब से वो हो सकता है। कोई क्लब्स ऐसे है कि जिन्होंने सेक्रेटरी भी रिपोर्टिंग वाली बनाई है, तो सेक्रेटरी अगर रिपोर्टिंग वाली है तो फिर वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज जो है या फिर रिपोर्ट्स जो है वो आगे ZRRs को। होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे सेक्रेटरी की आ जाती है। So I have a question over here. Yeah. Yes, ma'am, please continue. Yeah.
I have a question over here. Reporting is to be done by project in charge or the club secretary. Project in charge यहाँ पे आपको details देंगे पूरी अच्छे से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे initiative लिया है, तो project in charge यहाँ पे अच्छे से आपको details देंगे, पर reporting का जो part आएगा वो club secretary देंगे. यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ देयर इज सेक्रेटरी रिपोर्टिंग इन द क्लब. हाँ, सेक्रेटरी रिपोर्टिंग है तो फिर सेक्रेटरी रिपोर्टिंग को ही वो काम करना है. Is there any role for directors over here? Directors का रोल यहाँ पे यही है, जैसे प्रोजेक्ट इंचार्ज का रहता है, डायरेक्टर्स का रोल यही है, अगर उनके इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने कुछ किया होगा तो फिर आपको प्रॉपर जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है वो कुछ भी प्रोजेक्ट का वो आपको सेक्रेटरी को देना है या फिर आपके एडिटर को देना है. वो अच्छे से कंपाइल करके वो रिपोर्ट बनाएंगे और वो आगे फॉरवर्ड करेंगे. कंचन, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर. अगर और कुछ क्वेश्चन हो गए तो फिर बोलो प्लीज. No, ma'am, even I am not getting any further queries. So I believe that all the queries and doubts are clear. And with that note, I would like to. 2 minutes, please. Okay. Yes, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. fine. Please 2 carry on. minutes, please. Yes. Yeah. Project fine. Project reports is to be made by club in charge or the club secretary. अगर एडिटर है आपके पास, क्लब इंचार्ज मतलब कौन? ये क्वेश्चन जिनका है वो प्लीज यहाँ पे अलाउ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. क्लब इंचार्ज मींस टीचर क्लब इंचार्ज बोल रहे हो आप, स्टाफ क्लब इंचार्ज बोल रहे हो, कौन? मिनट्स का फॉर्मेट हरगुन, do we have a format for minutes of meeting? So minutes का अपना मीटिंग का तो कोई फॉर्मेट यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो नहीं है डिस्ट्रिक्ट के तरफ. इन द सेंस व्हाट इज कि मीटिंग आपका जो है वो क्लब लेवल पे रहते हैं. अगर आप आपके फॉर्मेट्स यूज करे तो वो ठीक रहा है. इसकी रिपोर्टिंग क्लब को डिस्ट्रिक्ट को देने की कोई जरूरत नहीं रहती है अगर आपने कोई मीटिंग्स अरेंज की है तो. अगर वो जोनल मीटिंग्स रहेगी तो ZRR वहां पे कंपाइल करके ZRR का फॉर्मेट जो है, ZRR के जो मीटिंग्स रह गए वो कंपाइल करके वो ZRR हमको फॉरवर्ड कर देते कि ये मीटिंग्स में हुआ है करके. प्रोजेक्ट इंचार्ज, ओके फाइन. सो प्रोजेक्ट इंचार्ज वही है कि प्रोजेक्ट इंचार्ज डिटेल्स देगा, बस इट. डिटेल्स देगा. क्लब रिपोर्टिंग का काम सेक्रेटरी करेंगे. अगर एडिटर होगा, कोई क्लब्स में ऐसा रहता है कि 2 या 3 बॉडी उन्होंने फॉर्म किया है एडिटर्स की, तो वो रिपोर्टिंग्स बनाते हैं एंड सेक्रेटरी विल लुक आउट द रिपोर्ट्स एंड जो है वो रिपोर्ट्स ZRR फॉरवर्ड कर देंगे. दैट्स इट. ओके फाइन. That's all from my side, Kanchan. अगर कुछ होगा तो बोलो. No, ma'am. Thank you so much for being so patient with all the queries and clearing all the doubts of the participants. And with that note, let's conclude this session now. On the behalf of entire Council of RID 3030, I would like to thank DRCC Mahendra Kamath for sharing his precious time with us. I'm grateful to our speaker for today, IPDRR Shantanu Agarwal and ADRR Himangi Mahajan, for their kind support and guidance. I would also like to thank all my fellow Rotractors for being sincere and patient during seminar. And last but not the least, our entire Dream Council under the leadership of DRR Abhishek Goel. Without you, it wouldn't be possible to see you guys. It wouldn't be possible to make this event successful. So see you guys tomorrow at 5 p.m. And I would request you all to kindly join us by 4:45 to avoid any technical glitches later on. And till then, see you, bye-bye, and take care. I hand over the screen to Gunwant now. Thank you so much. Thank you, Kanchan. Abhishek sir, by your permission, we can end this.
Yeah, कर दूंगा, please go ahead. Okay, thank you, sir. I am ending this session.